तो ऑडियो की दुनिया में ना एक सवाल हमेशा घूमता रहता है, 48 किलोहर्ट्ज या 96 किलोहर्ट्ज, कौन सा बेहतर है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये वो सवाल है जो पता है साउंड इंजीनियर से लेकर म्यूजिशियंस तक सब सालों से पूछ रहे हैं। क्या वाकई में ज्यादा सैंपल रेट का मतलब है बेहतर साउंड क्वालिटी? हाँ, फर्क तो है, लेकिन शायद उस वजह से नहीं जो आप सोच रहे हैं। यही तो मजेदार बात है। जो हमें लगता है कि जवाब है, वो तो बस आधी सच्चाई है। असली वजह तो कुछ और ही है। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं जो हाई सैंपल रेट्स के बारे में फैला हुआ है। देखिए, सच तो यह है कि हम इंसानों के सुनने की एक लिमिट है जो करीब 20 किलोहर्ट्ज पर खत्म हो जाती है। अब जो एक स्टैंडर्ड 48 किलोहर्ट्ज की रिकॉर्डिंग होती है ना, वो 24 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पकड़ सकती है, मतलब हमारी सुनने की क्षमता से भी ज्यादा। तो ये तो साफ है कि 48 किलोहर्ट्ज भी जरूरत से ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम वो एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सुन ही नहीं सकते, तो फिर 96 किलोहर्ट्ज का क्या फायदा? इंजीनियर्स इसके पीछे क्यों भागते हैं? बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। चलिए इसके पीछे के टेक्निकल कारणों में झांकते हैं। अब डिजिटल ऑडियो के पीछे न एक गोल्डन रूल है, एक ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत जो हर चीज को कंट्रोल करता है। इसे समझना बहुत जरूरी है, और वो नियम है नाइक्विस्ट थ्योरम। ये क्या कहता है? बहुत सिंपल है। किसी भी फ्रीक्वेंसी को सही से रिकॉर्ड करने के लिए आपका सैंपल रेट उससे कम 2 गुना होना चाहिए। मतलब अगर आपको 20 किलोहर्ट्ज तक की आवाजें रिकॉर्ड करनी है, तो सैंपल रेट कम से कम 40 किलोहर्ट्ज तो चाहिए ही। इसीलिए तो 44.1 और 48 किलोहर्ट्ज जैसे स्टैंडर्ड्स बने हैं। ये सेफ साइड पर है। अच्छा, अब आते हैं असली विलन पर। वो पहली बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करने के लिए ही हाई सैंपल रेट्स की जरूरत पड़ी, और इस विलन का नाम है एलायसिंग। अब ये एलियासिंग क्या भला है? सोचिए, ये एक तरह का डिजिटल घोस्ट है। जब सिस्टम की लिमिट से ऊपर की फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड होती हैं, तो वो वापस मुड़कर हमारे सुनने वाले रेंज में आ जाती हैं, एक अजीब सी डिस्टॉर्शन के तौर पर। मतलब जो आवाजें हमें सुनाई भी नहीं देनी चाहिए, वो हमारी रिकॉर्डिंग को खराब कर देती हैं। चलिए इसका गणित समझते हैं। एक 48 किलोहर्ट्ज सिस्टम की लिमिट क्या है? 24 किलोहर्ट्ज। अब अगर इसमें 30 किलोहर्ट्ज का सिग्नल आया तो क्या होगा? सिस्टम इसे फोल्ड करके 18 किलोहर्ट्ज पर एक नकली खराब सी आवाज बना देगा। लेकिन अगर हम 96 किलोहर्ट्ज सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो उसकी लिमिट है 48 किलोहर्ट्ज। तो वो 30 किलोहर्ट्ज का सिग्नल आराम से बिना कोई गड़बड़ किए रिकॉर्ड हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम आती कहाँ से है? ज्यादातर तो ये हमारी कंप्यूटर के अंदर ही बनती है। जब हम डिस्टॉर्शन या सैचुरेशन जैसे प्लगइन्स यूज करते हैं, या सिंथेसाइजर्स बजाते हैं, या पिच को ऊपर नीचे करते हैं, तो ये सब प्रोसेस बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट पैदा करते हैं, और यही एलियासिंग का कारण बनता है। एक और प्रॉब्लम भी है। देखिए, एलियासिंग को रोकने के लिए ना एक एंटी एलियासिंग फिल्टर होता है। 48 किलोहर्ट्ज पर इस फिल्टर को बहुत तेजी से, मतलब एक दीवार की तरह काम करना पड़ता है, और इस वजह से जो आवाजें हम सुन सकते हैं उनमें भी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। वहीं 96 किलोहर्ट्ज पर सिस्टम के पास ज्यादा जगह होती है, तो वो एक जेंटल स्मूथ फिल्टर इस्तेमाल कर सकता है। कई इंजीनियर्स मानते हैं कि 96 के पर जो ज्यादा साफ आवाज आती है, उसका एक बड़ा कारण यही फिल्टर है। चलिए अब बात करते हैं 96 किलोहर्ट्ज के सबसे बड़े और शायद सबसे जरूरी फायदे की। और ये फायदा खास तौर पे लाइव साउंड में सामने आता है। यह है लेटेंसी। अब लेटेंसी क्या है? ये वो छोटा सा डिले है जब आवाज माइक में जाती है और फिर स्पीकर या इन-ईयर मॉनिटर से बाहर आती है। किसी भी परफॉर्मर के लिए, खासकर जो इन-ईयर मॉनिटर पहनते हैं, ये डिले बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। सोचिए, आप गा रहे हैं और आपकी आवाज आपके कानों में थोड़ी देर से आए, पूरा परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। और इसका सैंपल रेट से सीधा कनेक्शन है। ये सिंपल सा फॉर्मूला देखिए। हमारा डिजिटल सिस्टम ऑडियो को छोटे छोटे टुकड़ों में प्रोसेस करता है, जिन्हें बफर्स कहते हैं। लेटेंसी इसी पर डिपेंड करती है। मान लीजिए हम 64 सैंपल का बफर साइज यूज कर रहे हैं, जो काफी कॉमन है। 48 किलोहर्ट्ज पर इस बफर को प्रोसेस होने में 1.33 मिलीसेकंड लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम 96 किलोहर्ट्ज पर स्विच करते हैं, बूम, वही 64 सैंपल का बफर अब सिर्फ 0.67 मिलीसेकंड्स में प्रोसेस हो जाता है। लेटेंसी सीधी आधी, और लाइव मॉनिटरिंग में ये बहुत बड़ा फर्क है।
और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, असल दुनिया में भी यही होता है। एलन एंड हीथ के डी लाइव या यामाहा के रिवाज जैसे बड़े बड़े कंसोल्स को देखिए, ये 96K पर इसलिए चलते हैं ताकि लेटेंसी 1 मिलीसेकंड से भी कम रहे। डिजिको के कंसोल्स में तो 48K से 96K पर जाते ही लेटेंसी लगभग आधी हो जाती है। लेकिन रुकिए, 96 किलोहर्ट्ज पर काम करने की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसके कुछ नुकसान भी हैं। इंजीनियर्स इसे मजाक में बैंडविड्थ टैक्स कहते हैं। भाई, आप डेटा को डबल कर रहे हैं तो इसका असर तो पड़ेगा ही। आपके नेटवर्क पर चैनल आधे हो जाते हैं, कंप्यूटर के प्रोसेसर पर लोड बढ़ जाता है और फाइल्स का साइज डबल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सौदा है जिसके बारे में सोचना पड़ता है। तो अब सवाल ये है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए क्या सही है, 48 या 96? फैसला कैसे करें? देखिए, 96 किलोहर्ट्ज तब चुनें जब इनिया मॉनिटर्स के लिए कम से कम लेटेंसी चाहिए, या जब आप बहुत सारे डिस्टॉर्शन जैसे प्लगइन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर अगर आपको रिकॉर्डिंग को सालों तक बेस्ट क्वालिटी में संभाल कर रखना है। और हाँ, अगर आपका सिस्टम जैसे डी लाइव या रिवाज 96K के लिए ही बना है, तब तो सोचना ही क्या। और 48 किलोहर्ट्ज का बेहतर है जब आपको नेटवर्क पर ज़्यादा से ज़्यादा चैनल चाहिए, जैसे किसी बड़े फेस्टिवल में, या जब आप पुराने गियर के साथ काम कर रहे हैं, या फिर जब सिस्टम का स्टेबल रहना और हर चीज़ के साथ कंपैटिबल होना आपकी पहली प्राथमिकता है। ज़्यादातर लाइव स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्ट में आज भी 48 किलोहर्ट्ज ही चलता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, आज जैसे जैसे प्रोसेसिंग पावर सस्ती हो रही है और नेटवर्क तेज़ हो रहे हैं, क्या 96 किलोहर्ट्ज की ये कीमत धीरे धीरे खत्म हो रही है? क्या आने वाले वक्त में 96 किलोहर्ट्ज ही नया स्टैंडर्ड बन जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा।